मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास महिला महाविद्यालय बांदीकुई। हम बीए पार्ट थर्ड ईयर में अरस्तु के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जो कि अपना वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के दूसरे विचारक हैं प्लेटो के बारे में। और हमने जो पुराना अपना व्याख्यान है उसमें अरस्तु के बारे में संविधान संबंधी जो विचार हैं उनका अध्ययन किया था। और आज हम अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अरस्तु के काल में समय में जो तात्कालिक यूनान है, उस यूनान में शासन व्यवस्थाओं में अस्थिरता देखने को मिलती है। यानी कि शासन व्यवस्थाएं हैं, उनका आना जाना लगा रहता था। तो इस प्रकार की स्थितियां हैं वो ये इसमें मैंने आपको संविधानों के वर्गीकरण में ये बताया था कि उन्होंने ये कहा था कि जो संविधान होता है वो चक्रीय सिद्धांत के माध्यम से काम करता है। यानी कि एक जो शासन है उनको उन्होंने कहा कि वो राजतंत्र होता है आता है, लेकिन जब वो अपने हित में शासन करने लग जाता है तो उसका ये रूप है वो निरंकुश तंत्र का हो जाता है। ये निरंकुश तंत्र के प्रति विरोध होता है तो फिर वहाँ जो कुलीन तंत्र है वो उत्पन्न होता है, लेकिन जब वो अपने हित के लिए शासन करने लग जाता है तो फिर वो अल्पतंत्र है वो हो जाता है धनिक तंत्र। फिर यहाँ इसका विरोध होता है तो ये संवैधानिक प्रजातंत्र में या पॉलिटी है उसमें परिवर्तित हो जाता है। ये मध्यम वर्ग का शासन होता है जो शासन जितने करता है, लेकिन फलस्वरूप फिर आगे चलकर इसका भीड़ तंत्र को उदय हो जाता है। यानी कि जो बहुत ही गरीब वर्ग होते हैं, निम्न वर्ग होते हैं, उनके हाथ में शासन आ जाता है। वो भी अपने अपने स्वार्थों की सिद्धि करते हैं, लेकिन उनमें से भी एक विवेकी वीर पुरुष उत्पन्न होता है और वो फिर पुनः वहाँ पर राजतंत्र की स्थापना कर देता है। इस प्रकार से ये जो शासन है ये निरंतर है, वो चलता रहता है एक साइकिल के पहिए की तरह। तो इस प्रकार से जो अरस्तु हैं वो कहते हैं कि ये जो परिवर्तन चक्र है इसके कारण निश्चित रूप से जो शासन है उनमें अस्थिरता है उसका दौर देखने को मिलता है। तो यहाँ ये जो अस्थिरता है ये क्यों आती है? ये इस वजह से आती है कि संविधान में परिवर्तन होते रहते हैं। यानी कि संविधान में परिवर्तन होने से ही जो अस्थिरता आती है वो हो जाती है। अब यहाँ जो अरस्तु हैं उनका ये मत था कि जब भी संविधान में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो उसी से तात्पर्य क्रांति से लिया जाता है। यानी कि हम जो जब क्रांति की बात करते हैं, शब्द की बात करते हैं, इनके बारे में सुनते हैं तो इस विश्व में बहुत सारी क्रांतियाँ हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में रसिया की बोल्शेविक क्रांति हुई थी, फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी, अमेरिका की क्रांति हुई थी, ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। यानी कि जितनी भी जो क्रांतियाँ हुई थी वो क्रांतियाँ जिस रूप में हुई थी उन स्वरूप में अरस्तु क्रांति को नहीं देखता है, अपितु अरस्तु जो क्रांति संबंधी विचार हैं उनसे तात्पर्य लेता है कि संविधान में परिवर्तन होना चाहिए तभी जाकर क्रांति मानी जाती है, अन्यथा वो क्रांति नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पे ये कहा है कि जो संविधान में परिवर्तन होता है इसका मूल कारण क्या है? तब यहाँ पे अरस्तु कहता है कि असमानता। यानी कि जब भी किसी प्रकार की असमानता होती है तो निश्चित रूप से वो क्रांति को जन्म देती है, वो संविधान में फिर परिवर्तन करने की मांग करती है। तो फिर अरस्तु है उसने ये कहा है कि असमानता ही क्रांति की जननी है। यानी कि असमानता के कारण ही क्रांति है उसका उदय होता है और क्रांति है उसका जन्म होता है। तो असमानता के पीछे ही जो क्रांति है वो देखने को मिलती है। अब यहाँ जो अरस्तु हैं उन्होंने क्रांतियों के कारण बताए। क्रांतियों के कारण, ये क्रांतियाँ क्यों होती हैं इनके कारणों को अपन देखेंगे। तो दो प्रकार के जो कारण हैं वो उन्होंने क्रांतियों के बताए हैं।
क्रांतियों के अरस्तु ने दो कारण बताए हैं। एक तो आता है इसमें सामान्य कारण, क्रांतियों के जो कारण है उनमें पहला वाला कारण आता है सामान्य कारण, और जो दूसरा वाला कारण आता है इसमें वो आता है विशिष्ट या विशेष कारण। ठीक है, तो क्रांतियों के सामान्य कारण भी होते हैं और क्रांतियों के विशिष्ट कारण भी होते हैं। अपन सबसे पहले जो क्रांतियों के कारण हैं उनका अध्ययन करेंगे, तो उससे पहले अपन यहाँ क्रांतियों के सामान्य कारणों की चर्चा करेंगे। और जो सामान्य कारण हैं वो उन्होंने दो प्रकार के बताए हैं। अरस्तु ने जो सामान्य कारण हैं वो कितने प्रकार के बताए हैं? दो प्रकार के बताए हैं। दोनों ही प्रकारों में जो पहला कारण आता है वो तो इसमें आता है पहले कारण में समानता संबंधी कारण। समानता संबंधी कारण। और जो दूसरा वाला कारण अरस्तु ने इसमें बताया है वो बताया है इसमें उन्होंने नागरिक विशिष्टता का कारण। एक तो है समानता संबंधी कारण और दूसरा है नागरिक विशिष्टता का कारण। ठीक है, तो अब अपन यहाँ देखते हैं कि ये जो सामान्य कारण है इनमें क्या होता है। ध्यान दीजिएगा आप कि जो क्रांति है उसका देखो क्या कारण बनता है इसमें, कि एक राज्य में रहने वाले या समाज में रहने वाले लोग होते हैं, वो ये मानकर चलते हैं कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। किसने? प्रकृति ने सभी मनुष्यों को क्या बनाया है? समान बनाया है। जब प्रकृति से ही सभी समान हैं तो फिर राज्य के द्वारा भी सभी को समानता प्रदान की जानी चाहिए। इसका मतलब है कि राज्य में जो वर्ग बनते हैं उसमें जैसे उच्च वर्ग हो जाता है, मध्यम वर्ग हो जाता है, निम्न वर्ग हो जाता है। यहाँ पे ये माना जाता है कि राज्य में इस प्रकार का कोई वर्ग ही नहीं हो और सभी क्या हो? समान हो। जब इस प्रकार की स्थिति आती है कि राज्य के द्वारा कुछ लोगों को या एक वर्ग को तो ज़्यादा अधिकार दे दिए जाते हैं और औरों को नहीं दिए जाते हैं, तो निश्चित रूप से जो वंचित हो जाते हैं उनके मन में ये बात आती है कि जब प्रकृति ने सभी को समान बनाया है तो राज्य के द्वारा क्यों असमानता की जा रही है। तो हमें संविधान में ऐसा परिवर्तन करना चाहिए कि हम सारे के सारे क्या हो जाएं? समान हो जाएं। और फिर वो संविधान को बदलने की कोशिश करते हैं, तो फिर वहाँ पर क्रांति हो जाती है। यानी कि असमानता के कारण क्रांति होती है और जब समानता होती है वहाँ पर क्रांति का कोई रीजन नहीं होता। तो यहाँ अरस्तु का ये कहना है कि एक तो समानता संबंधी कारण होता है, दूसरा जो इसमें कारण होता है वो है नागरिक विशिष्टता का कारण। ये जो नागरिक विशिष्टता का कारण है इसमें क्या भावना होती है कि समाज में जो उच्च वर्ग होता है यानी कि उच्च वर्ग से तात्पर्य हम इससे लेते हैं कि वो बुद्धिजीवी होता है, वो आर्थिक रूप से संपन्न होता है, मानसिक रूप से संपन्न होता है। तो ये जो वर्ग है ये वर्ग ये सोचता है कि हम विशिष्ट हैं और विशिष्ट होने के कारण पद पुरस्कार हमें मिलने चाहिए। और जब इनको पदों से वंचित किया जाता है राज्य में या पुरस्कारों से वंचित किया जाता है तो राज्य के प्रति ऐसे वर्गों का असंतोष हो जाता है। और जहां पर असंतोष हो जाता है तो निश्चित रूप से वहां पर क्रांति को जन्म मिलता है। तब ये सोचते हैं कि हम संविधान में ऐसा परिवर्तन करें जिससे हमें
ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिले, हमें पद मिले, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुरस्कार मिले, जब इस प्रकार की बात आती है तो ये वहाँ पर क्रांति कर देते हैं और फिर संविधान में परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो दो कारण हैं वो सामान्य कारणों में अपन ने देखा था कि इसलिए जो क्रांति होती है उसको जन्म मिलता है। दूसरा जो रीजन आता है अरस्तु के अनुसार वो आता है इसमें क्रांतियों के विशिष्ट कारण। जो विशिष्ट कारण हैं उनमें अपन देखेंगे कि क्रांतियों के कैसे कैसे विशिष्ट कारण हैं वो बताएंगे। छोटी छोटी बातें होती हैं जिनसे जो क्रांति है उनको जन्म मिल जाता है। पहली जो बात आती है वो है लाभ व सम्मान की लालसा। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे ही लाभ प्राप्त होना चाहिए, मुझे ही सम्मान प्राप्त होना चाहिए। और जब राज्य के द्वारा लाभ का वितरण किया जाता है, सम्मान का वितरण किया जाता है, तो वो लोग तो संतुष्ट हो जाते हैं जिनको लाभ मिल जाता है, सम्मान मिल जाता है। लेकिन वो लोग असंतुष्ट होते हैं जिनको लाभ और सम्मान नहीं मिलता है। एक चीज। दूसरी चीज ये होती है कि जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको तो राज्य लाभ और सम्मान प्रदान कर देता है, और जिनको मिलना चाहिए जो वास्तविक रूप से हकदार हैं लाभ और सम्मान के, उनको राज्य के द्वारा नहीं प्रदान किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों में संविधान के प्रति असंतोष उत्पन्न हो जाता है और वहाँ पर वो क्रांति करने की कोशिश करते हैं या क्रांति हो जाती है। तो लाभ और सम्मान की लालसा हर एक इंसान की होती है और इसी वजह से जो क्रांति है उसको जन्म मिलता है। दूसरी जो बात आती है वो आती है दुष्टता की। यहाँ पे जो अरस्तु हैं वो ये कहते हैं कि जब शासक वर्ग पद पर रहते हुए घमंडी हो जाता है या ऐसा आचरण करने लग जाता है जिससे वर्तमान में हम ये कहें कि निरंकुश शासक है, जब उस प्रकार का घमंड व्याप्त हो जाता है, उसको घमंड हो जाता है और दुष्ट प्रवृत्ति का हो जाता है, अपने हित में ही वो शासन करने लग जाता है, आम जन या सार्वजनिक हित है उस पर वो ध्यान नहीं देता है, तो निश्चित रूप से सामान्य जन है वो उस शासक के विरुद्ध क्रांति कर देते हैं। तीसरी जो बात आती है वो आती है इसमें भय की। तीसरी जो बात आती है वो कौन सी आती है? भय की। यानी कि भय के कारण भी क्या होती है? क्रांति होती है। अब ये जो भय के कारण कैसे क्रांति होती है? कुछ ऐसे अपराध प्रवृत्ति के लोग होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जिनको ये भय सता जाता है कि अब राज्य के द्वारा या शासक के द्वारा हमारे ऊपर कार्रवाई होनी है। तो जब उनको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कार्रवाई होनी है, हो सकता है कि वो किन्हीं पदों पर आसीन हो और उनको ये लगता है कि हम पद से हटाए जा सकते हैं, तो भय स्वरूप क्रांति को जन्म दे देते हैं, तो शासक को हटाने की कोशिश करते हैं, संविधान में परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। तो भय भी किसको जन्म दे देता है? क्रांति को जन्म दे देता है। चौथी वाली जो बात आती है वो आती है घृणा की। देखिए दो प्रकार की बातें होती हैं, एक तो शासक होता है और दूसरा शासित होता है। जब शासक और शासितों के बीच में मधुर संबंध न होकर और एक घृणा का हो जाता है, यानी कि जो शासक वर्ग है वो शासित वर्ग से घृणा करने लग जाता है, तो शासित वर्ग है वो भी शासक वर्ग से घृणा करने लग जाता है, और जब ये घृणा चरम स्तर पर पहुंच जाती है तो निश्चित रूप से वहाँ पर क्रांति को जन्म मिलता है। तो घृणा के कारण भी क्या होती है? क्रांति होती है। नेक्स्ट बात आती है असंतुलित वृद्धि। असंतुलित वृद्धि यानी कि यहाँ हम ये देखते हैं कि राज्य के द्वारा जो उसका पूरा क्षेत्र होता है उसमें फॉर एग्जाम्पल के रूप में ये राज्य है और इसमें असंतुलित वृद्धि कैसे होती है कि जो प्रजाजन है वो पूरे राज्य में रह रही है, लेकिन शासक के द्वारा ये जो क्षेत्र है इसका तो ज़्यादा विकास कर दिया जाता है और ये जो क्षेत्र है इसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है, यानी कि यहाँ तो लोग गरीबी का और अभाव का जीवन जी रहे हैं या संपन्नता का और सुखमय जीवन जी रहे हैं। तो ये लोगों के मन में ये बात आएगी कि इस क्षेत्र का तो शासक के द्वारा विकास किया जा चुका है, हमारी अनदेखी की गई है। तो जब किसी एक क्षेत्र में असंतुलित वृद्धि होती है तो निश्चित रूप से वहाँ पर क्रांति को जन्म मिलता है।
नेक्स्ट बात आती है उच्च पद वितरण में असावधानी। उच्च पद वितरण में असावधानी, इसमें यह कहा गया है अरस्तु के द्वारा कि शासक कभी कभी ये महसूस नहीं कर पाता है कि मैं जिनको उच्च पद प्रदान कर रहा हूँ वो मेरे ही विरोधी हैं, और वो उनको उच्च पद प्रदान कर देता है, और जब वो लोग उच्च पद पर पहुंच जाते हैं तो फिर वो ही उस शासक के विरुद्ध क्रांति कर देते हैं, उस पद को हथियाने की कोशिश करते हैं, पद पर आसीन हो जाते हैं। तो शासक है उसको बड़ा सोच समझकर पदों का वितरण करना चाहिए, लेकिन जब शासक यहाँ गलती कर बैठता है तो निश्चित रूप से वहाँ पर क्रांति है उसको जन्म मिलता है। नेक्स्ट बात आती है विदेशियों का आगमन। किसी राज्य में जब दूसरे देश के नागरिक ज़्यादा से ज़्यादा आने लग जाते हैं तो निश्चित रूप से वो अपनी जो संस्कृति है उसको साथ में लाते हैं, और वो जो संस्कृति है उसको फिर आगे चलकर वो मापने की कोशिश भी करते हैं। जो पहले से लोग रह रहे हैं वो अपनी संस्कृति के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जो दो संस्कृति है उनमें टकराव उत्पन्न हो जाता है और फिर वहाँ पर क्रांति को जन्म मिलता है। इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ब्रिटिश शासन, जो एक एग्जाम्पल रूप में आपको समझा रहा हूँ, ब्रिटिश शासन भारत में आया, उन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति को भारत में थोपने की कोशिश की, और फिर हमारे नेताओं ने हमारी सभ्यता और संस्कृति है उसको उच्चता प्रदान करने की कोशिश की, और देखिए कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो क्रांति है वो हो गई। तो विदेशियों का आगमन भी किसी राज्य में बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अन्यथा वहाँ पर क्रांति को जन्म मिलता है। नेक्स्ट जो आठवां वाला रीजन है वो इसमें आता है कि शासन प्रणालियों में प्रतिद्वंद्विता। शासन प्रणालियों में प्रतिद्वंद्विता। शासन प्रणालियां विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की देखने को मिलती हैं, और इस स्थिति में जब शासन प्रणालियों में आपस में प्रतिद्वंद्विता देखने को मिल जाती है तो निश्चित रूप से वहां पर भी क्रांति को जन्म मिलता है। एक शासन प्रणाली अपने को सर्वोत्तम मानती है, जैसे राजतंत्र है एक राज्य में और किसी राज्य में कुलीन तंत्र है, तो राजतंत्र तो अपने आप को अच्छा मानेगा, कुलीन तंत्र अपने आप को अच्छा मानेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ दो शासन तंत्रों में प्रतिद्वंद्विता हो गई, तो यहाँ राजतंत्र तो ये कोशिश करेगा कि यहाँ मतलब दूसरे राज्य में भी राजतंत्र स्थापित कर दिया जाए, और कुलीन तंत्र जहाँ पर है वो ये कोशिश करेगा कि दूसरे राज्य में भी कुलीन तंत्र स्थापित कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में जब दो राज्यों में अलग अलग प्रकार की शासन प्रणालियाँ होती हैं तो उनमें प्रतिद्वंद्विता देखने को मिलती है, और वहाँ पर आपस में जो द्वेष हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, और निश्चित रूप से वहाँ पर फिर क्रांति है उनको जन्म मिलता है। नेक्स्ट बात आती है इसमें 9वीं वाली निर्वाचन संबंधी षड्यंत्र। कभी कभी जो शासक वर्ग होता है वो निर्वाचनों में षड्यंत्र करके और शासन को अपने हाथ में हथिया लेता है, या अपने दल की जीत है उसको सुनिश्चित करवा देता है, तो सामने वाला जो विरोधी पक्ष होता है वो उस चीज़ को स्वीकार नहीं करता, और फिर वहाँ पर आपस में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, वो भी क्रांति को जन्म देते हैं। तो निर्वाचन संबंधी षड्यंत्र करके भी जब कोई शासक सत्ता को हथिया लेता है तो निश्चित रूप से वहाँ पर क्रांति है उसको जन्म मिलता है। नेक्स्ट बात आती है इसमें मध्यम वर्ग का अभाव। किसी भी राज्य में या देश में जब मध्यम वर्ग का अभाव उत्पन्न हो जाता है तो क्रांति को जन्म मिलता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि ये जो मध्यम वर्ग होता है ये उच्च वर्ग और इधर को आता है निम्न वर्ग, इन दोनों के बीच में होता है मध्यम वर्ग। तो किसी देश में मध्यम वर्ग है तो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग है उसमें संतुलन स्थापित कर देता है, लेकिन जब मध्यम वर्ग का अभाव हो जाता है, नहीं होता है, तो निश्चित रूप से उच्च
वर्ग और निम्न वर्ग है वो आमने सामने हो जाते हैं। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग है उसकी सोच में ही एक दूसरे के प्रति द्वेष उत्पन्न रहता है। तो ये आपस में जब इनमें द्वेष रहता है तो निश्चित रूप से फिर वहाँ क्रांति को जन्म मिलता है। तो किसी भी देश में राज्य में जो मध्यम वर्ग है उसका होना अत्यंत आवश्यक है। मध्यम वर्ग के अभाव के कारण भी जो क्रांति है उसको जन्म मिल जाता है। नेक्स्ट जो बात आती है इसमें कि शक्ति का अनुचित प्रयोग। संविधान के द्वारा शासक को शक्ति प्रदान की जाती है कि आप अपनी इतनी सीमित शक्तियों का प्रयोग करेंगे, परंतु जब कोई शासक सत्ता में आकर बैठ जाता है और वो अपनी शक्ति का प्रयोग इस तरीके से करता है जिसको गैर संवैधानिक माना जाता है, यानी संवैधानिक पद पर रहते हुए गैर संवैधानिक वो आचरण करने लग जाता है, तो निश्चित रूप से फिर वहाँ जो जनता होती है वो उस शासक के प्रति विद्रोह करने पर उतर आती है कि अनुचित तरीके से शासन चलाया जा रहा है या अनुचित तरीके से जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से वहाँ पर भी जो क्रांति है उसको जन्म मिलता है। तो ये अपन ने देखा अरस्तु के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या मीन्स है, यानी कि क्रांति का तात्पर्य होता है संविधान में होने वाला हर छोटा बड़ा परिवर्तन। जब तक संविधान में परिवर्तन नहीं होगा अरस्तु उसे क्रांति नहीं मानते। और यहाँ पर अपन ने देखा कि सब जो क्रांति है उसके क्या कारण होते हैं, तो यहाँ उन्होंने सामान्य कारण भी बताए थे और उसके बाद में उन्होंने ये विशिष्ट कारण भी बताए थे कि इसकी वजह से क्रांति हो जाती है। अपन जो नेक्स्ट क्लास है उसमें स्टडी करेंगे कि क्रांतियों को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं। आप कंटिन्यू बने रहिएगा और नेक्स्ट जो अपना ऑनलाइन टीचिंग होगी उसमें अपन इस बारे में ही स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।